हाँ, एक चैप्टर नंबर 6 है, वो देखना, पेज नंबर 85। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का जो कंटेंट है वो पूरा चैप्टर 1 से मैच होता है। चैप्टर 1 पढ़ने के बाद इसमें आपको मेजोरिटी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। मैं सिर्फ टॉपिक रिलेट करा देता हूँ, वापस से समझा नहीं रहा हूँ। और ये आपने 11th-12th से पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ एंटिटीज वाले में सेम पार्ट है पूरा। देख लो, सबसे पहला टॉपिक जो है वो सोल प्रोप्राइटर की बात हो रही है। हम अच्छे जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है। तो इस चैप्टर में आपको इसके मेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन, यही सब आंसर मिलेंगे। अब इसको इतना भी लाइटली मत लेना कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, फिर एग्जाम में पूछ लूंगा एडवांटेजेस में 4 पॉइंट लिखने में सोचना पड़ेगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट हेड पॉइंट्स तो आपको ध्यान में रखने ही है, अंदर की लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से फ्रेम कर पाओगे। देख लो एक बार सोल प्रोप्राइटर में खाली हेड पॉइंट्स तो रेफर कर लेते हैं। इजी फॉर्मेशन की बात हो रही है, पेपर वर्क नहीं है, कंट्रोल बेटर रहेगा क्योंकि सिंगल ओनरशिप है, प्रॉफिट पूरा आपका, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस में बेनिफिट रहेगा, मैनेजमेंट में खर्चा कम होगा, ये सब बेनिफिट्स हो गए। लिमिटेशंस, मैनेजमेंट स्किल्स की लिमिटेशन आ जाएगी, सारा काम आप खुद ही कर रहे हो ना। रिसोर्सेज, पैसों की अवेलेबिलिटी लिमिटेड रहेगी, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो गया तो बिजनेस बंद, वो सब डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पे। प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन में उन्होंने बोला कि कौन कौन से लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। अब यहाँ कोई डीड अग्रीमेंट तो बनाना नहीं है, अकेले काम कर रहे हो तो अग्रीमेंट किसके साथ बनाओगे, लेकिन कुछ लाइसेंसेस की जरूरत पड़ सकती है लोकल लेवल पे, जैसे शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का लाइसेंस, शॉप लाइसेंस जो अपने बोलते हैं वो, प्रोफेशनल टैक्स हो सकता है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें तो उल्टा आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे एमएसएमई कैटेगरी के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जीएसटी नंबर, आईपीआर के लॉज, ये सब अप्लाई हो सकते हैं। तो जनरल पॉइंट्स बताएं। पार्टनरशिप का भी पूरा रेफरेंस आ गया। अब पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जितना भी हम जानते हैं उन्हीं में से पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्ट का रेफरेंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ईयर याद रखना उसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें से जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी मैं वही बता रहा हूँ, देख लेते हैं। एक सेक्शन 28 देख लो, होल्डिंग आउट, कुछ आइडिया है इसके बारे में? पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? थर्ड पार्टी को अथॉरिटी दे दी, या कोई थर्ड पार्टी पार्टनर की तरह बिहेव कर रही है और आप उसको रोक नहीं रहे हो, तो फिर आपने उसको अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है तू भी पार्टनर की तरह डील कर ले। अब सामने वाली पार्टी को तो पता नहीं, तो फिर वो तो ये समझेगी ये पार्टनर है, तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं डील मैंने नहीं की थी, वो तो मेरे दोस्त ने डील की थी, वो तो पार्टनर है ही, ऐसा नहीं होगा। होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टोपेल बोलते हैं, होल्डिंग आउट बोलते हैं, उसका सिंपल मतलब वही है कि कोई थर्ड पार्टी, नॉन पार्टनर, पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, अग्रीमेंट कर रहा है, और आप बीइंग द पार्टनर उसको रोक नहीं रहे हो ना, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पार्टनर की तरह एक्ट कर सकता है, और फिर लायबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो ये आप टिक करके रख लेना, होल्डिंग आउट वाला पॉइंट, लास्ट डे पे पढ़ रहे हो तो एक बार रीड कर लेना। इसके भी फीचर्स बता दिए पार्टनरशिप फर्म के। अग्रीमेंट होना जरूरी है, तभी आप बिजनेस में एंटर कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग हो सकता है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होता है पार्टनर्स में, ये भी आपने पढ़ा होगा। पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस पे नहीं डिफाइन होती, म्यूचुअल एजेंसी पे डिफाइन होती है कि एक पार्टनर के एब्सेंस में दूसरा उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट इज द क्राइटेरिया। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला थ्रेड तो है यहाँ पे, मैनेजमेंट कॉमन है, सब लोग मिलकर मैनेजमेंट कर रहे हैं। शेयर ट्रांसफर करना इतना ईजी नहीं है ना, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट वाला केस आ जाता है, तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्म को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है क्या पार्टनरशिप फॉर्म को? नहीं, लेकिन नहीं करवाते रजिस्ट्रेशन तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत है, तो आपके काफी सारे राइट्स चले जाते हैं। तो फिर क्या लगता है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, बेटर है। फिर आप किसी पे केस फाइल नहीं कर सकते, रिकवरी ऑफ मनी नहीं हो पाता है, वो सब चीजें आ जाती है, तो नेगेटिव एस्पेक्ट उसके साथ है। फर्म की ड्यूरेशन के बारे में क्या कंडीशन है? कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स्ड है, या अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हो सकती है? हो सकती है, परपेचुअल हो सकती है, एट विल बोल सकते हैं। परपेचुअल टर्म ना यूज करें तो ठीक है, बिकॉज इंडिविजुअल की लाइफ परपेचुअल नहीं है, एक पॉइंट पे तो अपने आप वो फर्म बंद होनी है, या तो पार्टनर्स को रिटायर करके या डेथ वाले केस में न्यू पार्टनर्स आएंगे। बट एट विल, जब तक चलाना है चलाओ, या आपको फिक्स टर्म रखना है तो यू कैन, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ड्यूरेशन के रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। पार्टनरशिप के टाइप्स वही आ गए, एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी इवेंट के लिए, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए आप डिसाइड कर सकते हो। फिर टाइप ऑफ पार्टनर्स भी पढ़े होंगे आपने, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर, अदर पार्टनर्स। इसमें नॉमिनल पार्टनर करके टर्म बोला होगा, ये देख लो क्या है। नॉमिनल पार्टनर्स आर दोज हु डोंट हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस बट लेंड देयर नेम टू द फर्म।
ये बोलते हैं मेरा नाम आप यूज़ कर लो कि मैं पार्टनर हूँ, उसके बदले जो आपको शेयरिंग देना है वो दे देना, मैं कोई कैपिटल नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। ये वो लोग होते हैं जिनका ब्रांड नेम और गुडविल अच्छी होती है, इनका नाम पार्टनरशिप में आने से फर्म को फायदा हो सकता है, तो उनके ब्रांड नेम का फायदा लेने के लिए उनको पार्टनर बनाया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर। होल्डिंग आउट वाला पार्टनर अपन ने देख लिया। माइनर को पार्टनर बना सकते हैं क्या? बेनिफिट्स के लिए बना सकते हैं, लेकिन लायबिलिटी नहीं डाल सकते, हर जगह वही पॉइंट है। फिर देख लो मेरिट्स और लिमिटेशंस, हेड पॉइंट्स अगेन। इजी फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पूल, हर पार्टनर अपना अपना पैसा लेके आ सकता है। मैनेजमेंट स्किल्स सबके इंक्लूड हो जाते हैं। बिजनेस डिसीजंस थोड़े बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, आप अकेले डिसीजन ले रहे हो तो कभी गलती भी कर सकते हो, लेकिन 4 लोग होंगे तो बाकी के लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये डिसीजन ज़्यादा बेटर है, तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में। रिस्क भी बढ़ जाएगा, वो भी एक प्लस पॉइंट है। लिमिटेशंस देख लो, एग्जिस्टेंस अनसर्टन तो है क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन नहीं। इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला रिस्क रहेगा, हर पार्टनर की अथॉरिटी तो है ही, लेकिन साथ साथ में लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। एक पार्टनर गलती करेगा तो दूसरे पे भी ब्लेम आ जाएगा, वो सब भी रिस्क रहते हैं यहाँ पे। डिसहार्मनी मतलब वही है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए पार्टनर्स में तो कुछ नहीं कर सकते। फर्म से अपना नाम विड्रॉ करने में नुकसान होता है, प्रॉब्लम होती है, तो एग्जिट ईजी नहीं होता, ये हम बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस मतलब कोई बैंकिंग अथॉरिटी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे आप लोन मांग रहे हो, वो इतनी जल्दी ना लोन नहीं देते, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या है, फिर रिस्क है। एक तो परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया तो वो मैटर जो है लीगल हो जाता है। कंपनी पे वो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जब उनको लोन देना होता है, पार्टनरशिप फर्म और प्रोपराइटर्स पे कम ट्रस्ट करते हैं, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। बिजनेस एक्सपांड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स की भी एक मैक्सिमम लिमिट हो जाती है, फिर उससे ज़्यादा पार्टनर्स तो आप अक्वायर कर नहीं पाओगे, तो आपको कंपनी वाले फॉर्मेट पे ही जाना पड़ेगा, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है उसका। पार्टनरशिप करने के लिए डीड बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं उसको, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल है सब लिख देने चाहिए, कुछ बाकी नहीं रखना चाहिए। डेफिनेशंस, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, कौन कितना कैपिटल लाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग कैसे होगी, ड्यूटीज क्या रहेंगी, पावर्स क्या रहेंगे, सब लिख दो, जितने भी पॉइंट पॉसिबल है। देखो आर्बिट्रेशन का पॉइंट भी लिखा है, ये अपन ने बात की थी जेएजीएल में, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए, वो अच्छी बात है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवा लो तो अच्छा है, पैन कार्ड और ये सब इशू करवाने में भी सही रहेगा आपके लिए, भले मैंडेटरी नहीं लेकिन करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी अपनी एचयूएफ वाली, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट। जॉइंट फैमिली बिजनेस में फॉर्मेट अपने यूज कर सकते हैं। इसमें एक वो कर्ता बोलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, और बाकी के मेंबर्स के लिए क्या टर्म यूज होता है, मेंबर्स या को पार्टनर्स वैसे बोला जाता है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। अब इसके अंदर एचयूएफ का जो बिजनेस है उसमें मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि तो फैमिली बिजनेस है ना, जो फैमिली में बॉर्न होगा बाय डिफॉल्ट मेंबर बन जाएगा राइट फ्रॉम द बर्थ, वो कंडीशन हो गई। अच्छा, अब तो फीमेल मेंबर्स को भी काउंट करते हैं, पहले ट्रेडिशनली फीमेल मेंबर्स को काउंट नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ चलेगी नहीं ऑब्वियसली, तो बोला फीमेल मेंबर्स को भी एचयूएफ का पार्ट काउंट करते हैं। ये 2005 में इन्होंने अमेंडमेंट किया था, उसके बाद से अलाउ कर दिया। तो अगर अनमैरिड डॉटर है तो वो एचयूएफ का हिस्सा है, मैरिज हो जाए तो जिस फैमिली में मैरिज होगी फिर उस एचयूएफ में उसको काउंट कर लेंगे वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक एचयूएफ में आपको इंक्लूड किया जाएगा, तो ये कंडीशन होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, बोले हिंदू लॉ से गवर्नड है, ऑब्वियस है। मैनेजमेंट कैसे होता है वो हमने देखा, कर्ता, डिसीजन मेकर, मैनेजर, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, उसको कर्ता बनाएंगे। मेंबरशिप बाय बर्थ है। लायबिलिटी कैसे रहेगी, अनलिमिटेड या लिमिटेड? इसमें कर्ता जो है ना, उसको डिसीजन भी तो लेने हैं सारे खुद से, तो लायबिलिटी भी फिर उसकी जो है वो रहेगी। तो कर्ता के अलावा बाकी सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, जिनका उनका बिजनेस में शेयर है, ये कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये एक पॉइंट है। एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही हमेशा के लिए, जब तक फैमिली मेंबर्स रहेंगे तब तक वो एचयूएफ चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्ता की अथॉरिटी इम्प्लाइड, डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में रहेगा। माइनर को अपने इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वही बेनिफिट्स के लिए, सिमिलर फॉर्मेट। डिसोल्यूशन हो सकता है, एचयूएफ का डिसोल्यूशन मतलब वो प्रॉपर्टी का बंटवारा, पार्टीशन कर दिया, तो ऐसा होता है। जॉइंट फैमिली बिजनेस बंद कर दिया, सारे मेंबर्स अपना अपना हिस्सा लेके चले गए, और अब वो एचयूएफ को क्लोज कर दिया, तो अब लीगली एचयूएफ को क्लोज भी कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि उसको चलाना ही पड़ेगा। बेनिफिट्स में स्टार्ट करना ईजी है, मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, तो सारा डिसीजन मेकिंग एक इंसान के हाथ में, दैट इज द कर्ता। सीक्रेसी मेंटेन रहेगी ना, फैमिली बिजनेस है तो। डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट होगा, सीनियर मेंबर ही डिसीजन ले रहा है। इकोनॉमी इन द सेंस कि वो पैसों के टर्म्स में मैनेजमेंट सही रहेगा, क्योंकि सीनियर मोस्ट मेल मेंबर अगर पैसों का डिसीजन ले रहा है तो सोच समझ के खर्च करेगा, मिनिमम खर्चा करेगा।
वो भी एक प्लस पॉइंट है। क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, लोन वोन चाहिए तो इतना तो प्रॉब्लम नहीं है, एक लिमिट तक तो मिल ही जाएगा। नेचुरल लव बिटवीन मेंबर्स, जब तक पैसे हैं तब तक तो रहेगा, फिर टेंशन नहीं, लॉसेस होने लग गए ना फिर पता चलेगा। नेचुरल लव। फिर नेक्स्ट, फ्रीडम रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, अब वो तो है ही ना, फैमिली मिलकर डिसाइड करें वो कौन सा बिजनेस करना है, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक दे रखा है ना वो एकदम रीडिंग टॉपिक है। HUF की बात कर रहे हैं, उसमें स्टेप्स बताए हुए, मैंने इसलिए ना मेन टर्म्स बोल्ड कर दिए, आपको लास्ट डे पे भी फिर क्विकली पढ़ना है ना तो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जितना पढ़ा वो सारा इसके अंदर रिपीट हो ही रहा है। बोला है कि HUF की आप एक डीड बना सकते हो स्टैम्प पेपर पे, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपको लगे कि पेपर वर्क रखना है तो कर सकते हो, बाकी की चीजें में रिपीटेशन हो रहा है, वो पॉइंट्स आप देख लो। और लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अभी मैं बता रहा था प्रोड्यूसर कंपनी वाले में, ये वही फॉर्मेट है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिंपल मतलब एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मोर देन वन स्टेट में अपना बिजनेस चला रही है। डिसएडवांटेज वही है कि स्टेट लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो प्रोड्यूसर कंपनी वाला फॉर्मेट आपके लिए अवेलेबल होता है। अंदर की स्टोरी सारी सेम है। ठीक है, तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट है। तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ही था, चैप्टर नंबर 6, बस इतना काफ़ी है।